जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा कुल के इस यूट्यूब परिवार में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन संबंधी प्रावधानों पर। तो ये प्रावधान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए पहले चर्चा कर लेते हैं आखिर हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आज के इस सारांश में, आज के इस सेशन में हम करंट की न्यूज पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुद्दा डिस्कस क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा और चर्चा में क्यों रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कंसर्न टॉपिक ऑफ सिलेबस, यानी आपका ये टॉपिक किस पेपर के साथ लिंक होगा, कहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्या कोई प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा हिट एंड रन प्रोविजन की हम बात करेंगे यहां पर कि कौन कौन से यहां पे मुख्य प्रावधान है जो आपको पता होने चाहिए। और यहां पर बीएनएस, बीएनएसएस यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले करंट न्यूज के पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में दिसंबर के महीने में सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर 3 नए कानून या 3 नई संहिताएं प्रस्तुत की हैं। इनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इन संहिताओं में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन संबंधी कानून बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। कारण क्या है, आइए पहले कारण देख लेते हैं। इसका कारण है इसका धारा 104 सब क्लॉज 2। क्या है इस धारा में? यह धारा कहती है, भारतीय न्याय संहिता की धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिट एंड रन कर देता है, इसके अलावा बाद में भाग जाता है, बिना या तो अपने आप मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दे या फिर अपने आप में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाता है, तो यहाँ पर उसकी सज़ा कम हो जाएगी। लेकिन अगर भाग जाता है तो इस कानून के तहत, इस धारा के तहत 10 साल की सजा दी जाएगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। एक्चुअली जो भी प्रोटेस्ट देखा आपने देश भर में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था, ये धारा 104 क्लॉज 2। ठीक है, इसके पहले कौन सी धाराएं हुआ करती थी, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके पहले आपकी धारा जो हिट एंड रन संबंधी मामलों में हुआ करती थी, धारा 279 हुआ करती थी, 338 हुआ करती थी। इसके अलावा 304A धारा हुआ करती थी जो हिट एंड रन संबंधी मामलों से संबंधित हुआ करती थी। चूंकि अब यहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ये धाराएं अब आपके लिए अप्रासंगिक भी हो चुकी हैं। ऐसे में धारा 104 याद रखना आपके लिए सही रहेगा। सिर्फ यही धारा आपको याद रखनी चाहिए, जस्ट याद रखिएगा। कुल मिला के यहाँ पर प्रोटेस्ट का कारण था धारा 104 क्लॉज 2 के तहत जो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा था। तो इस मामले को लेकर पूरी जो ट्रक यूनियन थी, जो पूरा नेविगेशन सिस्टम के से संबंधित जो ग्रुप के लोग जुड़े हुए थे, जो भी स्टेक होल्डर लोग हुआ करते थे, सब ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। हालांकि सरकार से इनकी बात हो चुकी है, उन्होंने आखिरकार अपनी हड़ताल को वापस लिया है। तो कुल मिला के जो आपका जितना भी प्रक्रम हुआ, यहाँ से आपके लिए एक टर्म निकल के आता है प्रेशर ग्रुप। चूंकि इन्होंने प्रेशर ग्रुप का काम किया था, सरकार को इनकी बात सुननी पड़ी, सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर ग्रुप नाम का एक टॉपिक पूरा काम का हो जाता है, जो भी यहाँ पर हिट एंड रन मामले में आपको देखने को मिला। तो कंसर्न सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम दूसरी खबर पर चलते हैं। कंसर्न सिलेबस में क्या हो जाएगा, ये आपके पेपर 2 में एक लाइन लिखी होती है जो दबाव समूह की भूमिका, दबाव समूह की भूमिका या फिर रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो ये यहाँ पे शब्द लिखा होता है। तो आपके पेपर 2 में प्रेशर ग्रुप से ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को याद रखिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। चूंकि हम पूरी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पूरे अपने सेशन को इधर उधर नहीं ले जाना चाह रहे हैं, हम टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। तो आप भी टू द पॉइंट के हिसाब से ही सुनिएगा चीज़ें। तो यहाँ पर ये पेपर 2 में प्रेशर ग्रुप नाम के टॉपिक से ये पूरा का पूरा सिलेबस से आपका टॉपिक जुड़ जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट है PYQ के बारे में। तो क्या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस सेक्टर से, इस सेशन से, या फिर इस मतलब जो आपका ये हिट एंड रन संबंधी मामला है या दबाव ग्रुप वाला मामला है? जी हाँ, दबाव ग्रुप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी मेंस के। तो अगर हम देखें 2021 में यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था दबाव समूह से। यह क्वेश्चन था, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए तथा भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये यूपीपीएससी 2021 में आया था। आपका 200 शब्द का क्वेश्चन था, ये 200 शब्द में आपको इसका जवाब देना था। इसके अलावा यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस 2021 में,
इसका जवाब आपको 150 शब्द में देना था। क्वेश्चन था भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझाइए कि व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान देते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए होंगे, बड़ा ही आसान है इनका आंसर देना। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उस टॉपिक के जो कंसर्न सिलेबस है उसको ध्यान में रखा करें और क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखा करें। इससे क्या आइडिया हो जाएगा आपको, क्या ये मतलब इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। कुल मिला के प्रश्न के 2 भाग हैं आपके, हमें उनकी भूमिका बतानी है और हमें दूसरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इनके दबाव समूहों की पहचान करनी है, हमें इनके नाम बताने कौन कौन से दबाव समूह हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल तो यहीं पर मिल गया है, दबाव समूह की पहचान करनी है। आपकी जो ट्रक संबंधी जो एसोसिएशन थी, जो आपकी नेविगेशन लॉजिस्टिक सप्लाई वाली पूरी की पूरी एसोसिएशन थी, ये अपने आप में एक दबाव समूह नया निकल के आया है, जिसने हिट एंड रन सरकार ने जो कानून बनाया था इस पर हड़ताल आयोजित की थी। तो अपने आप में ये एक दबाव समूह का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहचान की बात कही है तो अपने के सामने एक बढ़िया से एग्जाम्पल आ गया है यहाँ पर। चूंकि ये बस नहीं है, हमारे यहाँ पे और भी दबाव समूह है। आप देखेंगे जब हम औपनिवेशिक भारत में रहते थे तभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे दबाव समूह बनना तय हो गए थे, बहुत सारे बनने लगे थे। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी आपने मजदूर सभाओं का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने और भी कई तरह के संघ का नाम सुना होगा। 1925 में ही आप देखेंगे आरएसएस नाम का संघ बना हुआ, ये भी एक तरीके से धार्मिक दबाव समूह है। तो आपके धार्मिक दबाव समूह कई तरीके हो सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपने आप में नई स्लाइड लेके। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दबाव समूह जो हैं आपके, ये कई तरह के हो सकते हैं। आपके इसमें धार्मिक दबाव समूह भी हो सकते हैं, ठीक है, धार्मिक दबाव समूह भी हो सकते हैं इसमें आपके, ये आपके राजनीतिक भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें आर्थिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, इसमें कुछ प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल का मतलब जैसे आईएएस आईपीएस एसोसिएशन की बात कर लें हम, ठीक है, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। इसमें आपका एक प्रोफेशनल में आ जाएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। आपने 2 शब्द सुने हुए, इंडियन मेडिकल कमीशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एसोसिएशन आपका एक दबाव समूह है, इंडियन मेडिकल कमीशन अपने आप में एक पूरा आयोग है जो नियुक्तियां और जो शिक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं इनके अपने आप में नियुक्तियां करता है, शिक्षा करता है, सिफारिश करता है, बाकायदा इसके लिए सबसे उच्च संस्थान है। तो वो एक अलग संस्थान है, आपका सांविधिक संस्थान है। ये आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक आपका संस्थान है जो दबाव समूह के रूप में काम करता है। चलिए, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने जब जेनरिक दवाओं की बात आ रही थी तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था कि जेनरिक दवाएं होती हैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती हैं, उतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से लाभ नहीं पहुंचा पाती हैं, इसलिए हम ये दवाएं नहीं लिखना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने कहा था आप जेनरिक दवाएं ही लिखिए। जैसे कि आपके आर्थिक समूह की बात की जाए तो आर्थिक समूह में कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका फिक्की हो जाएगा, इसका आप नाम सुना होगा फिक्की का, और आपने इसके अलावा इंडियन चैम्बर कॉमर्स का नाम सुना होगा, आपने एसोचैम का नाम सुना होगा। तो ये बहुत पुराने संस्थान हैं। अगर हम फिक्की की ही बात करें तो ये 1927 में संस्थान आ गया था आपका, 1927 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट संस्थान है। हम राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक में आपको बहुत सारी ऐसी पार्टियां मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गुट मिलते हैं जो इलेक्शन तो नहीं लड़ते हैं लेकिन सरकार पे खूब दबाव बना के रखते हैं। आप इसमें कुछ शामिल कर लेते हैं, कुछ हद तक आरएसएस को शामिल कर सकते हैं, बजरंग दल को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम धार्मिक समुदायों की बात करें तो आरएसएस और बजरंग दल यहाँ पे भी आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंटों का भी होता है अपना। तो ये आपके क्या है, मतलब इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। आप सुनते हैं एबीवीपी का नाम, एवीबीपी का नाम सुनते हैं, एनएसयूआई का नाम सुनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे कि लूटा हो गया, लूटा क्या है, लखनऊ टीचर एसोसिएशन। डूटा हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। तो अपने आप में इनकी कोई सीमा नहीं है। दबाव समूह है आपके बहुत सारे क्षेत्र में हो सकते हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं। कुछ नाम हमने ही आपको गिना दिए, स्टूडेंट के रूप में, धार्मिक आंदोलन के रूप में, आर्थिक आंदोलन के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में। हम और ही बात कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास कमी नहीं है, बहुत सारे नाम है हमारे पास। कास्ट ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो हरिजन सेवक संघ हो जाएगा, और ही बहुत सारे हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रेड यूनियन की बात कर लें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हो जाएगा, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा जब यहाँ पर
उत्तराखंड में सुरंग कोलैप्स हुई थी, तो यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने कहा था कि हमारे यहाँ पर आईएलओ के सारे प्रावधान लागू नहीं है, इसलिए समस्याएं होती हैं। तो अतः सरकार को आईएलओ के सारे प्रावधान लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। तो ट्रेड यूनियंस हो जाएंगी अपने आप में, ठीक है। इस तरीके से अपने आप में सबकी अपनी एक यूनियन होती है। तो क्या होते हैं ये हमारे, सबसे बड़ी बात होती है, तो क्या होते हैं हमारे प्रेशर ग्रुप, यहां से बात निकल के आती है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये ट्रेड, अच्छा इनको अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो परिभाषा क्या हो सकती है। तो कुल मिला के आप समझिएगा, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप जिनके अपने साझा हित होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के मामले में जितने भी स्टूडेंट के अपने इशू होंगे, स्टूडेंट यूनियन उसको देखेगी। धार्मिक इशू होंगे या फिर राजनीतिक इशू होंगे साथ में, तो यहाँ पे आरएसएस वगैरह आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मजदूर हैं, इनके जब हितों की बात आएगी तो ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे। और जब सरकार के सामने कोई ऐसी नीतियाँ आएंगी जो इनको पसंद नहीं है या इनके मतलब हितों के विरुद्ध में है, तो ऐसे में ये लोग आंदोलन करते हैं। इसको बोलेंगे आपका मतलब एक तरीके से अपने साझा हितों को ध्यान में रखकर एक ग्रुप बनाया जाना, इसको प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। कई बार ये प्रेशर ग्रुप हिंसक भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बढ़िया एग्जाम्पल दूं, उल्फा हो जाएगा। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा है, सरकार ने, गृह मंत्री जी ने उल्फा के साथ अपना एक पैक्ट किया हुआ है। ये कैसा पैक्ट है कि हम शांति बना के रखेंगे, आप भी शांति बना के रखिए और विकास करेंगे असम का। तो उल्फा हो गया। इस तरीके से और भी है, इनको एनोमिक ग्रुप कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एनोमिक ग्रुप। एनोमिक ग्रुप का मतलब क्या होता है? एनोमिक ग्रुप जो आपके ऐसे मतलब टूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो टूल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इनको एनोमिक ग्रुप कहा जाता है। तो उल्फा हो जाएगा, जेकेएलएफ हो जाएगा। और उल्फा आपको जानते हैं काफ़ी हद तक प्रतिबंधित भी रहा है यूआपा के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। ये आपका बहुत हद तक ये ग्रुप आपका बहुत लंबे समय तक प्रतिबंधित भी रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको दबाव समूह के प्रकार पता चले होंगे, कितने प्रकार हो सकते हैं। ये सारे प्रकार हैं आपके दबाव समूह के। इसके अलावा और आप और भी नई डायमेंशन देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये आप सारी चीज़ें याद रखिएगा। दबाव समूह के प्रकार, हमारा क्वेश्चन क्या आया था? भारतीय राजनीति प्रमुख दबाव समूह की पहचान कीजिए। हमने देखा दबाव समूह के बारे में। भारत की राजनीति में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। आइए अब इनकी भूमिका का परीक्षण कर लेते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक नीति बनाने दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने आप में दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, तो इसके हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दूसरे पार्ट को देते हैं। इनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं? भूमिका आपकी पॉजिटिव मतलब बात की जा रही है, यानी आपके पॉजिटिव पॉइंट की बात की जा रही है। तो क्या भूमिका हो सकती है? सबसे बड़ी बात, जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, ये नागरिक और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। नागरिक और सरकार के बीच, नागरिक और सरकार के बीच ये एक ब्रिज का काम करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे सीधे पब्लिक सरकार के पास कई बार बात नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन जब बहुत सारे नागरिक बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, ऐसे में सरकार तक बात पहुंचना आसान हो जाती है। तो ये एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं नागरिक और सरकार के बीच में, जो आपके ये दबाव समूह होते हैं। इसके अलावा हम कुछ और पॉजिटिव की बात करें यहाँ पर, तो ये सामाजिक एकता लेके आते हैं अपने आप में। आप देखेंगे अगर आपके एक जैसे ग्रुप हैं, जैसे सपोज करें ऑल इंडिया ट्राइबल ग्रुप, तो ऐसे में जितनी भी ट्राइबल हैं ये अपने आप में एक हो जाएंगी और इसको फायदा मिलेगा। तो सामाजिक एकता लेके आते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसमें जागरूकता लेके आते हैं समाज में। सपोज करें आम जनता किसी मुद्दे पर जागरूक नहीं है, ऐसे में ये ग्रुप क्या करते हैं? जागरूकता का काम करते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को। तो अपने आप में ये सारी भूमिकाएं हैं, इनकी पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ये नेगेटिव पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे दबाव समूह दबाव में मतलब बनाने के चक्कर में क्या कर जाते हैं, ऐसी गतिविधियां कर जाते हैं जो गतिविधियां राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो इसमें राष्ट्रीय एकीकरण के सामने कभी कभी ये चुनौती बन जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको याद होगा जब अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप जिस तरीके से सड़क पर बैठे हुए हैं, इस तरीके से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो कुल मिला के फंडामेंटल राइट का हनन कई बार हो जाता है यहाँ पे। ये दूसरा पॉइंट है अपने आप में। तीसरी पॉइंट क्या है? कई बार यहाँ पर आप देखेंगे विकास बाधित होता है देश का। तो कुल मिला के आंतरिक चुनौती यहाँ पर मिलती है हमें, राष्ट्रीय एकीकरण के सामने चुनौती मिलती है, विकास बाधित होता है। इसके अलावा
आप देखेंगे सरकार के सामने एक चुनौतियां प्रस्तुत हो जाती हैं, चूंकि सरकार का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, जबकि ये दबाव समूह लॉ एंड ऑर्डर के सामने सबसे बड़ी परेशानियां लेके आ जाते हैं, जो सरकार के लिए मुश्किल हो जाती है। चूंकि एक सरकार को पूरा देश चलाना है, सरकार एक पिता की भांति होती है, पूरा देश चलाना है उन्हें, तो उन्हें एक व्यवस्था बना के रखनी होगी ताकि ये सोसाइटी स्मूथली चलती रहे। ऐसे में दबाव समूह क्या करते हैं, सोसाइटी को स्मूथनेस को बिगाड़ने का काम करते हैं कई बार। तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, इसके अलावा ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएंगे, और पॉजिटिव पॉइंट और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक सारांश समझाने की कोशिश की हुई है। सारांश क्या है, दबाव समूह होने चाहिए, हालांकि जैसा कि कोर्ट ने कहा है, जैसा कि हमारे अनुच्छेद 19 में लिखा है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा अपनी मांगे रखने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार ने इस बार आप देखते हैं बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द जोड़ा हुआ है। इसके अलावा सरकार ने कहा है बीएनएस में कि जो भी अगर आंदोलन होते हैं, ये आपके आंदोलन अगर बिना शस्त्रों के होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, तो सरकार इनको समर्थित करेगी। आप पूरा अधिकार ही आपका संवैधानिक अधिकार है। तो इस तरीके से आपको कुल मिला के दबाव समूह के पक्ष में जाना है। हालांकि एक लाइन लिखनी है कि शांतिपूर्ण होने चाहिए, आपके शस्त्रों के साथ नहीं होने चाहिए आंदोलन प्रेशर ग्रुप के, ठीक है। तो आज हमने आपका ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। टॉपिक में एक बार फिर से बात कर लेते हैं, हमने किन किन पॉइंट पर डिस्कस किया। हमने यहाँ पर करेंट न्यूज के बारे में बात की, क्या न्यूज थी, हिट एंड रन से संबंधित। इसके अलावा हमने कंसर्न टॉपिक ऑफ सिलेबस की बात की, यहाँ पर पेपर 2 से जुड़ा हुआ था यह आपका पूरा टॉपिक, प्रेशर ग्रुप नाम के एक टॉपिक से, ठीक है। यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, यूपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी। हमने पीवाई की उसकी बात की यहाँ पर, क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं प्रेशर ग्रुप से, इसलिए टॉपिक काम का था आपके लिए। चौथी बात, हमने हिट एंड रन संबंधी प्रावधानों की हम बात कर चुके हैं, धारा 104 की हमने बात की। इसके अलावा हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी बात कर चुके हैं, जो अभी नए 3 कानून पारित हुए हैं। आपके क्रिमिनल कानून है, नागरिक कानून के मामले में अनुच्छेद 44 होता है, अभी हमारे यहाँ नागरिक कानून एक जैसे नहीं है, दीवानी संहिता नहीं हमारे यहाँ पर, जबकि क्रिमिनल संहिता के मामले में बात करें अगर हम, या फिर आपराधिक संहिता की बात करें, तो हमारे देश में ये आपराधिक संहिता संबंधित 3 नए कानून पारित हुए थे। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक आप याद रखिएगा, ये टॉपिक जो हिट एंड रन से संबंधित है, ये आपका प्रेशर ग्रुप से जुड़ जाएगा और वहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।